हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो हंटर में। तो हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो और 2026 में 2 फरवरी से होने वाले एग्जाम में आप अपेयर होने वाले हो, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये विशेषकर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से लिया गया है। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलते हैं हम आज के पहले वीडियो के पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, स्यूडोपोडियोस्पोर। स्यूडोपोडियोस्पोर का निर्माण किस में होता है? तो स्यूडोपोडियोस्पोर का निर्माण जो होता है वो अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में। और कब होता है? तो ये होता है जब बहुविखंडन की जब क्रिया आती है, तब बहुविखंडन क्रिया के समय अमीबा में जब प्रतिकूल परिस्थितियां जब आती है तो उस समय बहुविखंडन होती है और उस समय क्या होता है, अमीबा जो है वो स्यूडोपोडियोस्पोर का निर्माण करता है। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि बाह्य निषेचन की क्रिया किस में होती है? अगर हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से अगर लेकर के चलते हैं कि बाह्य निषेचन की क्रिया किस में होती है, तो एनसीईआरटी के द्वारा 2 एग्जाम्पल दिया गया है। एक आपका दिया गया है बॉनीफिश, और दूसरा आपका दिया गया है मेढक। इन 2 जीव में एनसीईआरटी बताती है कि बाह्य निषेचन की क्रिया जो होती है, बाह्य निषेचन की क्रिया इन 2 जीवों में शरीर से बाहर होता है। अगला हमारा 3 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है कायिक प्रवर्ध भाग के उदाहरण है। कायिक प्रवर्ध, इसको हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूस। प्रोपोग्यूस नाम याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपका कि वेजिटेटिव या फिर कायिक प्रोपोग्यूस के उदाहरण है। तो कायिक प्रजनन की क्रिया में जिन जिन रूपांतरित पार्ट से आप नए पौधे विकसित कर रहे हो या फिर नए पौधे विकसित होते हैं, उन्हीं पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्ध भाग। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपका एक प्रकंद हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल आपका कंद हो सकता है, घन कंद हो सकते हैं, पत्रकंद, भूअस्तारिका, भूअस्तारी, ये जितने भी शब्द हैं, ये जितने भी संरचना है, ये सब सारे के सारे कायिक प्रवर्ध है, क्योंकि इन्हीं भाग से आपका पेड़ पौधे के द्वारा पेड़ पौधे में कायिक प्रवर्धन की क्रिया प्राकृतिक विधि से होता है। इसके अलावा कहता है कि किनके पादप काय अगुणित होते हैं, यानी कि वैसे पादप प्लांट का नाम बताना है, वैसे पौधे या फिर निम्न वर्गीय जीव का नाम बताना है पौधे के अंतर्गत, पादप के अंतर्गत, जिनके ऑलरेडी पूरे जो प्लांट बॉडी होंगे वो अगुणित स्थिति में होती है। तो इसके अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करते हैं तो वह है आपका, एक आपका शैवाल हो सकता है, दूसरा आपका मोनेरा जगत के कुछ जीव हो सकते हैं, मोनेरा जगत के। इसके अलावा ब्रायोफाइट हो सकता है, ब्रायोफाइट हो सकता है। इसके अलावा आपका कवक। इन सभी जीवों के जो प्लांट बॉडी होते हैं, पादप काय होते हैं, वो कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। और इनमें जब युग्मक भी बनेगा तो समसूत्री विभाजन से बनेगा। जनरली द्विगुणित जिनका शरीर होता है उनमें युग्मक जब बनता है तो सूत्री विभाजन से, लेकिन इनका पूरा शरीर पहले से ऑलरेडी अगुणित है, तो इनमें जब आपका युग्मक जब बनेगा तो समसूत्री विभाजन से बनेगा, न कि अर्धसूत्री विभाजन से। अगला कहता है ओगोनियम या अंडधानी का निर्माण किस में होता है? अंडधानी हम आपको समझने के लिए लिख देते हैं, बट याद रखिएगा एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे ये अंडधानी शब्द नहीं रहेगा, वहां पे रहेगा ओगोनियम। ओगोनियम बट किसको बताता है, या फिर ओगोनियम शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो ओगोनियम शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका संबंधित है नर भाग से या नर जनन भाग से। और ये किस में मिलता है? ये मादा जनन भाग से, मादा जनन भाग से। और ये भाग किस में मिलता है? ऐसा पार्ट या ओगोनियम जैसी संरचना या फिर ओगोनियम जैसे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं वो किस में आपको देखने को मिलता है? कारा में। कारा क्या है? एक प्रकार का शैवाल है। कारा क्या है? एक प्रकार का शैवाल। उनमें आपको मादा जनन अंग के रूप में कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? तो ओगोनियम पाई जाती है। अगला कहता है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम का निर्माण किस में होता है? इसका भी आंसर सेम जाएगा, इसका भी आंसर क्या जाएगा? कारा। और कारा क्या है? एक प्रकार का, पहले भी हम ऊपर बता चुके हैं, कारा एक प्रकार का शैवाल है। कारा एक प्रकार का क्या है? कारा एक प्रकार का शैवाल है। और इसमें जो नर भाग होता है, नर जो लैंगिक अंग होता है, उनको क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। और हिंदी में क्या कहिएगा? पुंधानी। ये शब्द आप ज्यादा मन ध्यान में रखना, जब भी ये शब्द आएगा तो इस वर्ड से आपको ध्यान में रखना है। अगला कहता है उभयलिंगाश्रयी शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? एनसीईआरटी क्लियर कहती है कि कुछ जीवों में, कुछ पादप, ज्यादातर पादपों की कंडीशन में, पौधे की कंडीशन में हम लोग उभयलिंगाश्रयी का शब्द जो है वो यूज करते हैं। तो उभयलिंगाश्रयी शब्द का उपयोग किन के लिए किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका पादप के लिए। किन के लिए यूज किया जाएगा? तो पादप के लिए। अगला कहता है कि एकलिंगाश्रयी का उदाहरण है। एकलिंगाश्रयी का उदाहरण है, एकलिंगाश्रयी में, एकलिंगाश्रयी की जैसे कि अगर हम बात कहते हैं तो इसमें सबसे कॉमन क्या हो सकता है आपका? एक सबसे कॉमन हो सकता है आपका पादप हो सकता है। इसके अलावा मार्केंसिया, मार्केंसिया। हम जंतु का एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लिंगाश्रयी बोला है। अगर एक लिंगी बोलता तो हम जंतु ले लेते, ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। एक लिंगाश्रयी के उदाहरण है तो पपीता, पपीता। और इसके बाद है आपका मार्केंसिया। ये कैसे होते हैं? तो एक लिंगाश्रयी। अगला कहता है प्रकंद। प्रकंद क्या है? एक प्रकार का रूपांतरित
तना है, एक प्रकार का रूपांतरित भूमिगत तना है, और इनके द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया पूछ रहा है कि किस में होता है, तो इनके द्वारा कायिक प्रजनन की क्रिया जो होती है वो अदरक में होगा। ऐसे हम दो एग्जाम्पल आपको बता देते हैं जिससे बराबर जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप दोनों एग्जाम्पल को एक बार ही याद रख लीजिएगा ताकि आपको दोनों एग्जाम्पल हमेशा याद रहे। हो सकता है आपका क्या, एक अदरक और एक आपका हल्दी, इनमें प्रकंद जो है उनके प्रकंद द्वारा अदरक में कायिक प्रजनन की क्रिया होती है, और प्रकंद क्या है, एक प्रकार का रूपांतरित भूमिगत तना है। अगला कहता है कि शकरकंद के पुष्प कैसे होते हैं। शकरकंद के पुष्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो द्विलिंगी। कैसे होते हैं, द्विलिंगी। द्विलिंगी बाइसेक्सुअल होगा, यानी कि इनमें एक ही पुष्प के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट इसमें पाए जाते हैं। तो ये आपका जो दिया गया था ये लगभग आपको दोनों चैप्टर से मिला करके होगा, पहला और दूसरा। उसी तरीके से हमने कुछ सब्जेक्टिव यहाँ पे हमने आपके लिए बनाए हैं, तो उसको भी जरा देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम हॉल में पहले से पूछ चुका है। हमने दूसरे वर्ड को, इसी से संबंधित एक और वर्ड है उसके लिए हमने ये ऑब्जेक्टिव जानबूझ करके आपके लिए लेकर के आए हैं। पहला आप देख लीजिए इसका क्या एग्जाम क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन कहता है पिस्टिलेट शब्द किसके लिए उपयोग होता है। पिस्टिलेट वर्ड ये यूज होता है कि अगर किसी प्लांट के अंदर केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर फीमेल फ्लावर के लिए, उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो पिस्टिलेट। तो ये पुष्प में केवल किसको बताएगा, तो केवल स्त्री भाग को या फिर मादा भाग को, स्त्री भाग या फिर मादा भाग को, जैसे कि वर्तिका, अग्रवर्तिका और अंडाशय। तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं पिस्टिलेट। और इसी से संबंधित एक और वर्ड है जिसको आप लोग समझ सकते हो, एस्टेमिनेट। एस्टेमिनेट वर्ड जो है वो हम पुष्प के नर भाग के लिए इंडिकेट करते हैं कि अगर कोई पुष्प है जिसमें केवल नर भाग है तो उनके लिए हम यूज करते हैं एस्टेमिनेट, और केवल अगर स्त्री पार्ट है, मादा पार्ट है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट। ठीक है, अब अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कार्पल में कौन कौन से भाग होते हैं। अगर हम कार्पल की बात करते हैं तो कार्पल में मुख्य रूप से यहाँ पे आपको 4 पार्ट हम बता रहे हैं। कुछ लोग इसे कार्पल को पिस्टिल ही समझते हैं, लेकिन पिस्टिल और कार्पल में थोड़ा सा अंतर है, वो जरा देख लीजिएगा। क्या क्या कहता है कि एक अगर हम कार्पल की बात करते हैं तो इसमें आपको वर्तिकाग्र मिलेगा, वर्तिकाग्र। दूसरा आपका मिल जाएगा वर्तिका, तीसरा आपका मिल जाता है अंडाशय, और चौथा मिल जाता है अंडाशय के अंदर पाए जाने वाले बीजांड। तो ये जो बीजांड भी होंगे, ये जो बीजांड भी होगा वो बीजांड आ जाता है, वो बीजांड आ जाता है कार्पल के अंदर। लेकिन अगर पिस्टिल की बात करते हैं तो पिस्टिल में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय 3 ही पार्ट देते हैं, लेकिन कार्पल में आपको 4 वर्ड ध्यान में रखना है। और नहीं तो अगर कहीं पे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है फीमेल पार्ट के लिए, तो आप पिस्टिल और कार्पल या गाइनोसियम ये सब कोई में से कोई एक पार्ट लेकर के आप उसको ऑप्शन कर सकते हो। अगला कहता है कि परागकण कितनी कोशिकीय अवस्था में परागकोश से निकलता है। तो परागकोश से जब परिपक्व परागकण जब निकलते हैं तो या तो 2 कोश की अवस्था में निकलेगा या फिर 3 कोश की अवस्था में। यानी कि 60% जो आपका प्लांट होता है उनके जब परागकण, 60% प्लांट के जो परागकण होते हैं वो 2 कोश की अवस्था में निकलता है, यानी कि एक कायिक कोशिका रहेगी और एक आपका जनन कोशिका। लेकिन जो 40% होता है, जो 40% प्लांट होते हैं, वो 40% प्लांट में क्या होता है, 3 कोश की अवस्था में वो पराग कोश से निकलता है। 3 कोश की अवस्था का क्या मतलब है, 3 कोश की अवस्था का मतलब है कि एक उसमें कायिक कोशिका रहेगी और 2 उसका नर युग्मक या फिर नर केंद्रक रहेंगे। ठीक है, तो वो नर केंद्रक या फिर नर कोशिका, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तब उसको हम लोग बोलेंगे 3 कोश की अवस्था, जिसमें एक जनन कोशिका रहेगी और 2 नर केंद्रक। तब हम बोलेंगे कि वो, अगर ऐसी स्थिति में वो परागकोश से निकल रहा है, तब हम बोलेंगे कि वो 3 कोश की अवस्था में झर रहा है या फिर परागकोश से निकल रहा है। लेकिन ज्यादातर क्या है, ज्यादातर आपका 2 कोश की अवस्था में परागकोश से परागकण जो है वो निकलते हैं। इसी को हम लोग वो 2 कोश की अवस्था कहते हैं, जिसमें एक आपका जनन कोशिका और दूसरा आपका कायिक कोशिका रहती है। अगला कहता है कि भ्रूणपोषी बीज के उदाहरण है। भ्रूणपोषी बीज के उदाहरण का सबसे अच्छा तरीका हम आपको बता देते हैं। इसमें एक बीजपत्री के जो भी एग्जाम्पल आते हैं सारे भ्रूणपोषी बीज के ही उदाहरण है, जिनमें भ्रूणपोष जो है वो जब निषेचन हो जाता है, जब आपका भ्रूण का विकास हो जाता है, उसके बावजूद भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें आपके भ्रूणपोष जो है वो शेष रह जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज। इसके उदाहरण हो सकते हैं एक बीजपत्री पौधे, लगभग जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, ये तीनों मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। तो धान, गेहूं, मक्का को आप तीनों को एक बार याद रखिएगा, तो आपको एक बीजपत्री के 3 एग्जाम्पल ऐसे ही याद रहेंगे। तो इसमें आपका क्या क्या हो सकता है, इसमें आपका हो सकता है धान, गेहूं और मक्का, धान, गेहूं और मक्का। एक द्विबीजपत्री का भी इसमें एग्जाम्पल देता है, जिसको कहते हो रेरी, जिसको क्या कहते हो, रेरी। और इसी को आप लोग क्या कहते हो, इसी को आप लोग कहते हो कास्टर। इंग्लिश में इसी को क्या कहते हो, कास्टर कहते हो। अगला कहता है नर युग्मक को दभिद का प्रतिनिधित्व करता है। नर युग्मक को दभिद का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो नर युग्मक को दभिद का प्रतिनिधित्व करता है आपका परागकण। कौन करता है, परागकण। परागकण जिसके अंदर फूल के नर केंद्रक अर्थात नर युग्मक जो है वो पाए जाते हैं। तो परागकण नर युग्मक को दभिद का, पुष्प के अंदर या प्लांट के अंदर नर युग्मक को दभिद का प्रतिनिधित्व करता है।
अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुआंडपी, जिसको इंग्लिश में आप लोग कहोगे मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी के प्रकार है या बहुआंडपी के प्रकार है। तो अगर इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मल्टी कार्पेलरी के शब्द से ही पता चलता है, मल्टी मतलब बहुत सारा। तो इसमें क्या होंगे कि कार्पल तो होंगे, लेकिन कार्पल की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा। अब आप ध्यान में रखिएगा कि कार्पल जिसमें एक आपका स्टिग्मा हो, स्टाइल हो, ओवरी हो, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों पार्ट को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। और कार्पल की संख्या जब एक से अधिक हो जाती है, मतलब दो से अधिक हो जाती है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी बोल देते हैं। तो कई स्थिति में जैसे कि एक मोनो कार्पेलरी आता है, डाई कार्पेलरी आएगा, ट्राई आ जाएगा, मतलब एक आंडपी, दो आंडपी, बहुआंडपी, इस तरीके से दिए जाते हैं, है ना। तो ये मल्टी कार्पेलरी, तो मल्टी कार्पेलरी का मतलब है कि जिसमें कार्पल की संख्या क्या हो, दो से अधिक हो, या फिर सिंपल अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज में या सिंपल परिभाषा कहिएगा तो कहेंगे तो क्या बोलेंगे कि जब कार्पल की संख्या बहुत ज्यादा हो तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं, इसके एग्जाम्पल में जैसे कि दिया गया है आपका एक आपका पैपेबर का जो प्लांट होता है, या पैपेबर या पैपावर इनको बोलते हैं। तो पैपावर का जो प्लांट होता है उनमें आप देख सकते हैं वो आपका मल्टी कार्पेलरी का एग्जांपल हो सकता है। इसके अलावा आपका कहता है माइचेलिया, है ना, माइचेलिया भी कोई इसे पढ़ते हैं, तो माइचेलिया जिसको आप लोग चंपा कहते हो, उनमें आप देख सकते हो वो सारे क्या है, आपके बहुआंडपी के उदाहरण है। इसमें कहता है कि बहुआंडपी के प्रकार है, तो बहुआंडपी के मुख्य तो दो प्रकार हो जाते हैं, बहुआंडपी के दो प्रकार, एक आपका होता है एपोकार्पस, एक क्या होता है आपका एपोकार्पस, और दूसरा आपका होता है आपका सिनकार्पस, दूसरा क्या होता है, सिनकार्पस, ठीक है, सिनकार्पस। इसको कहते हो युक्त आंडपी, इसको क्या कहेंगे बुआ, युक्त आंडपी, और इसको हम लोग बोलेंगे व्युक्त आंडपी, है ना, व्युक्त आंडपी, और ये हो गया आपका युक्त आंडपी। व्युक्त आंडपी का मतलब है कि जब आपका जो कार्पल जो है वो अलग है, बहुत सारे हैं लेकिन सारे कार्पल क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है, तब हम किसका यूज करेंगे, एपोकार्पस, या तब उसे हम बोलेंगे व्युक्तांडपी। लेकिन अगर एक साथ हो तब हम इसे क्या बोलते हैं, तब हम इसे बोलते हैं सिनकार्पस, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, युक्तांडपी। अगला कहता है कि माइचेलिया में अंडप पाए जाते हैं। माइचेलिया में अंडप का मतलब है कार्पल, जो अभी यहां हम आपको समझाए थे, कार्पल। तो ये हो गया आपका कार्पल, इसको इंग्लिश में क्या कहोगे, अंडप को ही कहेंगे कार्पल। तो कहता है कि माइचेलिया में अंडप पाए जाते थे, यानी कि ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि माइचेलिया में किस प्रकार के कार्पल पाए जाते हैं। तो माइचेलिया में जो कार्पल पाए जाते हैं वो एपोकार्पस होते हैं। एपोकार्पस कैसा आपको मल्टी कार्पेलरी मिलेगा, तो एपोकार्पस वाले मिलेंगे, एपोकार्पस वाले। एपोकार्पस का क्या मतलब हुआ, एपोकार्पस का मतलब है कि उसमें कई सारे कार्पल तो हैं लेकिन सारे कार्पल कैसे हैं, एक दूसरे से अलग अलग है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया माइचेलिया, जिसे आप लोग क्या कहोगे, चंपा कहोगे। अगला कहता है कि परागकण की बाहरी और आंतरिक भित्ति क्या कहलाती है। परागकण की बाहरी और आंतरिक, तो परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है उसको हम लोग कहते हैं एक्साइन, और जो अंदर वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटाइन। ऐसे इसको आप लोग बाह्यचोल और अंतःचोल हिंदी में कहते हो, लेकिन ये शब्द नहीं आएगा क्योंकि सबको पकड़ में आएगा कि बाहर वाला जो होता है वो बाह्यचोल, अंदर वाला जो होगा वो अंतःचोल। तो वो क्या लिखता है, इसी का इंग्लिश नाम लिखता है एक्साइन और इंटाइन। तो आपको याद रखना है स्काइन और जो इंटाइन होते हैं, स्काइन और जो इंटाइन होते हैं वो परागकण के, ये बाहरी हो गया, और ये आपका आंतरिक भित्ति, इसी को कहोगे आप लोग बाह्यचोल, और इसको क्या बोलोगे, अंतःचोल। टेप्टम की कोशिका कैसी होती है, टेप्टम की कोशिका की बात कहा है कि टेप्टम की कोशिका कैसी होती है। टेप्टम ये आपके जो एंथर का जो सबसे लास्ट वाला जो लेयर होता है उसी को क्या कहते हो, टेप्टम कहते हो। और वो जो टेप्टम की कोशिका जो होती है, या तो उसमें दो केंद्रक हो सकते हैं, या तो उसमें दो केंद्रक हो सकते हैं, और कभी कभी पे कितने केंद्रक देखने को मिले हैं, तो कभी कभी पे उसमें आपको तीन केंद्रक भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए इससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में ऐसी विशेषता नहीं है। वहां पे जो आपका अंतःस्टेशियम वगैरह जो थे, एपिडर्मिस वगैरह जो था, उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं किया गया है, ठीक है। तो वो सब नॉर्मल कोशिका होती थी, इसलिए उसमें उसकी चर्चा नहीं की जाती है। इसी से क्वेश्चन बार बार पूछा कि टेप्टम की कोशिका कैसी होती है, और इसके बारे में क्यों पूछ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं वो दो कोशिकीय भी अवस्था हो, मतलब कि उसमें एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक भी हो सकता है, और कभी कभी तो तीन केंद्रक भी देखने को मिल जाते हैं। और टेप्टम की अगर हम बात करते हैं, तो टेप्टम जो होता है ना, वो लघु बीजाणु को पोषण देता है ताकि वो खा करके एक परिपक्व, एक मैच्योर आपका परागकण बन सके। तो इसलिए इसकी ये जो भित्ति होती है, इनसे पॉपुलर क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ चुके हैं। अगला कहता है कि लघु बीजाणु से किसका निर्माण होगा। लघु बीजाणु जनन की क्रिया, यानी कि जब लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है तो उस समय लघु बीजाणु से आपका एक नर युग्मकोदभिद या परिपक्व नर युग्मकोदभिद का निर्माण होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हो बुआ, जिसे आप लोग कहते हो परागकण। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि आपका लघु बीजाणु से किसका निर्माण होता है, तो लघु बीजाणु से निर्माण होता है आपका परागकण का। तो ये आप देख सकते हो, इसकी तैयारी कर सकते हो। तो आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आपका ये वीडियो
हमारे द्वारा ये कुछ जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, अगर वो आपके लिए यूजफुल रह रहा है तो आप प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।